इस वीडियो में हम बात करेंगे सीआरपीसी की। देखिए सीआरपीसी का फुल फॉर्म क्या है, सबसे पहले तो वही बात कर लेते हैं। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर क्या है? ये है इज़ अ प्रोसीजरल लॉ। देखिए प्रोसीजरल लॉ क्या होता है, एक एक पॉइंट पर सिंपल शब्दों में आपको बताऊंगा, ध्यान से समझिएगा। जो लॉ होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स ऑफ लॉ। एक तो होता है सब्सटेंटिव लॉ और दूसरा होता है प्रोसीजरल लॉ। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि सब्सटेंटिव लॉ होता क्या है। सब्सटेंटिव लॉ, लॉ दैट डिफाइंस राइट, ड्यूटीज, लाइबिलिटीज दैट कैन बी एनफोर्स्ड बाय लॉ। अब इनके एग्जाम्पल क्या हैं सब्सटेंटिव लॉ के? आईपीसी है, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट है, या एनडीपीएस है, या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, ये सारे सब्सटेंटिव लॉ हैं। सब्सटेंटिव लॉ का मतलब ये है कि जिसमें हमारी ड्यूटीज़ के बारे में हमें बताया गया है, हमारे लाइबिलिटीज़ के बारे में बताया गया है, हमारे राइट्स के बारे में बताया गया है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आईपीसी का एग्जांपल ले लेते हैं। अब आईपीसी में जितने सेक्शंस हैं उसमें सब में किसी में आपके जो इस देश के नागरिक हैं उनके राइट्स के बारे में बताया गया है। या जैसे कोई अगर कोई अपराध करता है, जैसे 379 है, 379 आईपीसी का सेक्शन है, उसमें क्या बताया गया कि अगर कोई चोरी करेगा तो उसको कितनी सज़ा मिलेगी, कब माना जाएगा कि उसने चोरी की है, और उसको सज़ा कितनी मिलेगी। तो ये लाइबिलिटीज़ के बारे में बताता है, ड्यूटीज़ के बारे में बताता है कि अगर 302 आप पर लग जाती है तो आपको कितनी सज़ा मिलेगी। तो ये ऐसे जो मतलब लॉ होते हैं उनको बोलते हैं सब्सटेंटिव लॉ। सब्सटेंटिव लॉ में कौन कौन से आ जाते हैं? जैसे इंडियन पीनल कोड है, ये सब्सटेंटिव लॉ है। हिंदू मैरिज एक्ट है, सब्सटेंटिव लॉ है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, सब्सटेंटिव लॉ है। या फिर एनडीपीएस है, पॉक्सो एक्ट है, कि जिनमें हमारी ड्यूटी बताया गया है, हमारी लाइबिलिटीज़ के बारे में बताया गया है, हमारे राइट्स के बारे में बताया गया है। हमें अगर हम ये अपराध करेंगे तो हमें कितनी सज़ा मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें उसमें डिफ़ाइन की जाती हैं, उसको बोला जाता है सब्सटेंटिव लॉ। अब बात कर लेते हैं प्रोसीजरल लॉ की, जिसके बारे में हमें डिस्कशन करनी है। क्योंकि सीआरपीसी हम पढ़ रहे हैं तो सीआरपीसी भी एक प्रोसीजरल लॉ है। प्रोसीजरल लॉ की सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन पढ़ के बताता हूँ। लॉ विच हैज़ बीन डिज़ाइन, law which has been designed to look after the process of administration and enforcement of substantive law। अब इसके एग्जाम्पल क्या हैं? सीआरपीसी है, ये एक प्रोसीजरल लॉ है। सीपीसी है, ये भी एक प्रोसीजरल लॉ है। इंडियन एविडेंस एक्ट है, ये भी एक प्रोसीजरल लॉ है। अब इसको मैं अच्छे से समझाता हूँ आपको। देखिए एक तो सब्सटेंटिव लॉ तो हो गया, मैंने आपको बता दिया कि सब्सटेंटिव लॉ में हमारी राइट्स, हमारी लाइबिलिटीज़, हमारी जिम्मेदारियां और ये जो हमारी ड्यूटीज़ हैं उसके बारे में बताया जाता है। अब उसको एनफोर्समेंट उसका कैसे करना है, उसकी प्रोसेस कैसे चलेगी, उसको डिफाइन करता है प्रोसीजरल लॉ। उसको उसकी मैनेजमेंट के लिए, उसके एनफोर्समेंट के लिए, उसको लागू करने के लिए प्रोसीजरल लॉ बनाया गया है कि वो लागू कैसे होंगे, उनका एनफोर्समेंट कैसे होगा, उनका मैनेजमेंट कैसे होगा। सब्सटेंटिव लॉ को ही एनफोर्समेंट करने के लिए, उसका मैनेजमेंट करने के लिए प्रोसीजरल लॉ बनाया गया है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कोई, जैसे मैंने 379 की बात की थी कि चोरी के लिए इसमें बताया गया है कि चोरी के लिए इतनी सज़ा मिलेगी। तो जिसने अक्यूज़ ने चोरी की है उसको पुलिस कैसे अरेस्ट करेगी, उस पर एफआईआर कैसे लिखी जाएगी, जज साहब के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने उसको कैसे पेश किया जाएगा, वो अपनी जमानत कैसे ले सकता है, ये सारा कुछ बताता है प्रोसीजरल लॉ। सब्सटेंटिव लॉ में सिर्फ राइट्स, ड्यूटीज़ और लाइबिलिटीज़ बताया गया है कि कोई कब उस माना जाएगा कि उसने ये अपराध किया है, कब उसको कितनी सज़ा मिलेगी। लेकिन उसको लागू कैसे किया जाएगा, उसको पकड़ा कैसे जाएगा, उसकी प्रोसेस कैसे चलेगी, उसका ट्रायल कैसे चलेगा, उसको सज़ा कैसे मिलेगी, वो जमानत कैसे ले सकता है, ये सारा कुछ बताएगा प्रोसीजरल लॉ। तो सीआरपीसी क्या है? प्रोसीजरल लॉ है।
तो ये दोनों का फ़र्क आपको समझ में आ गया होगा, सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ। प्रोसीजरल लॉ के जो एग्जांपल हैं वो हैं सीआरपीसी एक प्रोसीजरल लॉ है, सीपीसी कोड ऑफ, जैसे ये कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है, वो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है, इंडियन एविडेंस एक्ट। तो ये सारे प्रोसीजरल लॉ हैं। अब बात कर लेते हैं सेक्शन 1 के बारे में। सीआरपीसी के चैप्टर 1 के सेक्शन 1 के बारे में बात करते हैं। देखिए, अब बात कर लेते हैं सेक्शन 1 की, सीआरपीसी के सेक्शन 1 की। तो सीआरपीसी का सेक्शन 1 का मतलब जो टाइटल है वो क्या कहता है कि शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट, कि मतलब इसका टाइटल क्या होगा, एक्सटेंट मतलब इसका जो दायरा है वो कहाँ तक है, मतलब ये कहाँ तक फैलेगा, एंड कमेंसमेंट और ये कब लागू होगा। तो इस सेक्शन 1 ये कहता है कि शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। अब ये सेक्शन 1 का जो सबसेक्शन 1 है, सेक्शन 1 का सबसेक्शन 1 वो क्या कह रहा है, दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। मतलब कि इस एक्ट को क्या कहा जाएगा, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कहा जाएगा, सीआरपीसी कहा जाएगा। अब सेकंड पॉइंट पे बात कर लेते हैं कि इट एक्सटेंड्स द होल ऑफ इंडिया, कि ये कहाँ तक एक्सटेंड करेगा, ये कहाँ तक फैलेगा, कहाँ तक लागू होगा, ये पूरे भारत में लागू होगा। अब इसमें साथ में मैंने पूरी डेफिनेशन लिखी नहीं है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ और उसका मतलब बताता हूँ मैं आपको। देखिए, इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया, आगे इसमें डेफिनेशन मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। प्रोवाइडेड दैट द प्रोविजन ऑफ दिस कोड अदर देन दोज रिलेटिंग टू चैप्टर्स 8, 10 एंड 11 देयर ऑफ शैल नॉट अप्लाई। इसके जो चैप्टर 8 है, चैप्टर 10 है और चैप्टर 11, इन तीनों चैप्टर को छोड़ के, सीआरपीसी के ये तीनों चैप्टर्स को छोड़ के ये अप्लाई नहीं होंगे। कहाँ पर, एक तो स्टेट ऑफ नागालैंड, एक तो जो नागालैंड की स्टेट है वहाँ पर लागू नहीं होंगे सीआरपीसी के बाकी सारे चैप्टर, सिर्फ 3 चैप्टर्स को छोड़कर, और एक ट्राइबल एरियाज़, जो ट्राइबल एरिया हैं और नागालैंड की स्टेट है वहाँ पर ये लागू नहीं होंगे, बाकी होल ऑफ इंडिया में ये लागू होंगे। लेकिन सीआरपीसी के चैप्टर 8, 10 और 11 को छोड़कर, 8, 10 और 11 नागालैंड पे भी अप्लाई होंगे, ट्राइबल एरियाज़ में भी अप्लाई होंगे, लेकिन उसके अलावा ये नागालैंड और ट्राइबल एरियाज़ में अप्लाई नहीं होंगे। आगे क्या लिखा गया है इसमें, व्हाट द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट में by notification apply such provisions or any of them of the whole or part of the state of Nagaland or such tribal areas as the case may be with such supplement incidental or consequential modifications as may be specified in the notification। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि वैसे तो ये लागू नहीं होंगे नागालैंड में और ट्राइबल एरियाज़ में, लेकिन अगर वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट चाहे, कहाँ की स्टेट गवर्नमेंट चाहे, नागालैंड की स्टेट गवर्नमेंट चाहे, तो क्या कर सकती है, या ट्राइबल एरियाज़ की जो बताए गए हैं वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो क्या कर सकते हैं, वो नोटिफिकेशन निकाल के एनफोर्स करवा सकते हैं ये वाले चैप्टर भी, अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो इसमें ये बताया गया है। अब इसमें देखिए एक्सप्लेनेशन भी दी गई है कि इन दिस सेक्शन ट्राइबल एरियाज मींस द टेरिटरीज विच इमीडिएटली बिफोर द 21st ऑफ जनवरी 1972 वर इंक्लूडेड इन द ट्राइबल एरियाज ऑफ असम। इसमें ट्राइबल एरियाज किसको कहा गया है, उन टेरिटरीज को, उस जगह को जिसको तुरंत 21 जनवरी 1972 के तुरंत बाद किसमें इंक्लूड कर दिया गया था, असम के ट्राइबल एरियाज में, एज रेफर्ड टू इन पैराग्राफ 20 ऑफ द 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिनको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 6th शेड्यूल के पैराग्राफ 20 में बताया गया है। अदर देन दोज विद इन द लोकल लिमिट्स, तो इसमें अदर देन दोज विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ द म्यूनसिपैलिटी ऑफ शिलोंग, की म्यूनसिपैलिटी ऑफ शिलोंग के लोकल एरियाज़ को छोड़कर बाकी सारे जो हैं वो असम के ट्राइबल एरियाज़ में इनको इंक्लूड कर लिया गया था। कब, 21 जनवरी 1972 में, जिसके बारे में बताया गया है, कहाँ पर बताया गया है, 6th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 6th शेड्यूल में बताया गया है।
तो ये तो हो गई बात इसकी सेकंड जो पॉइंट के बारे में। अब थर्ड पॉइंट इसमें क्या कहता है, सेक्शन 1 का थर्ड पॉइंट ये कहता है कि इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 1974। कि ये जो एनफोर्स है ये मतलब कब काम करना शुरू कर देगा, ये शुरू कर देगा काम करना फर्स्ट अप्रैल को 1974 को। तो फर्स्ट अप्रैल 1974 को ये जो है फोर्स में आ जाएगा, मतलब लागू हो जाएगा, काम करना शुरू कर देगा। तो ये हमने अब पढ़ा है किसके बारे में, सीआरपीसी के सेक्शन 1 के बारे में, जो कि बात करता है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट के बारे में, कि इसका टाइटल क्या होगा, ये कहाँ तक फैलेगा, कहाँ तक एक्सटेंड करेगा, और कमेंसमेंट कब होगा, मतलब लागू कब होगा, ये काम करना कब शुरू करेगा। तो एक बार जल्दी से रिपीट कर देता हूँ कि इसका सब सेक्शन 1 क्या कहता था, कि इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। ये कहाँ तक एक्सटेंड होगा, ये होल ऑफ इंडिया होगा। हालांकि जो मैंने बताया कि नागालैंड की स्टेट और ट्राइबल एरियाज़ में 3 चैप्टर्स को छोड़कर बाकी चैप्टर्स वहाँ पर दोनों जगह पर लागू नहीं होंगे। हालांकि अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो नोटिफिकेशन निकाल कर, नागालैंड की अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो उसको लागू करवा सकती है। और थर्ड में है कि इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 1974, कि 1 अप्रैल 1974 को ये जो है वो कमेंसमेंट हो जाएगा, इसका लागू हो जाएगा, काम करना शुरू कर देगा। तो ये बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। कई बार क्या होता है कि कुछ चीज़ें स्किप भी हो जाती हैं। अगर आपको लगता है कि कुछ आप पूछना चाहते हैं, कोई कन्फ्यूजन रह गई हो, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। कोई और लॉ पॉइंट के बारे में भी डिस्कस करना चाहते हैं तो भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में सिंपल तरीके से बात करेंगे सीआरपीसी के सेक्शन 2 के बारे में। देखिए सीआरपीसी का पूरे लेक्चर इस चैनल पर आपको मिलेंगे डे बाय डे। तो नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन 2 के बारे में बात की जाएगी बिल्कुल सिंपल तरीके से, और कोशिश की जाएगी कि आप अच्छे से समझ सकें। तो अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी लगी। तो शुक्रिया, धन्यवाद।